वेलकम वेलकम वेलकम। हम जो आज का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेशन, जो हम लाइफ के चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं उसको हम देखने जा रहे हैं। रेस्पिरेशन, अब हमने क्या किया था, फूड खा लिया था, फूड हमारा डाइजेस्ट हो गया था, अब्सॉर्ब हो गया था और एसिमिलेट हो गया। जो अब न्यूट्रिएंट्स हैं, अब इनसे हमको क्या है, एनर्जी चाहिए, तो हम इसे क्या करेंगे, ब्रेक डाउन कराएंगे और उससे क्या करेंगे, एनर्जी का फॉर्मेशन करेंगे। तो रेस्पिरेशन अगर सिंपल वर्ड्स में देखें तो क्या है, ब्रेक डाउन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे एक्वायर करें, क्योंकि प्लांट्स लिविंग है, उनको भी रेस्पिरेशन करना होता है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस एक अलग प्रोसेस है, रेस्पिरेशन उन्हें भी करना होता है, जो कि उनके माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, ठीक है, उनकी माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेशन होगा। तो वो क्या करते हैं कि जो हमारे स्टोमेटा है, इसकी फंक्शनिंग आप पढ़ चुके हैं कि कैसे ये वाटर के थ्रू ये रेगुलेट होता है। जब इसके सेल्स में वाटर इन होते हैं तो ये क्या होता है, फूल जाता है, फूलने से क्या होता है, ओपन हो जाता है, ठीक है। तो ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होता है, और जब इसमें वाटर जो है वो बाहर निकल जाता है तो ये क्या होता है, ये श्रिंक हो जाता है, ये श्रिंक होकर के क्या होता है, क्लोज हो जाता है। जो गार्ड सेल्स है वो श्रिंक होकर क्लोज हो जाते हैं, जो गार्ड सेल्स है उसके वो श्रिंक होकर क्लोज हो जाते हैं, और हमारा स्टोमेटा जो है, स्टोमेटा जो है वो स्टोमेटा जो है वो क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है, ठीक है। तो हमारे प्लांट्स होते हैं वो डे टाइम पे क्या करते हैं, डे टाइम पे क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या करते हैं, वो डे टाइम पे करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को करने के लिए वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो रेस्पिरेशन से प्रोड्यूस होती है उसको क्या करते हैं, यूज कर लेते हैं। लेकिन नाइट के समय पे क्या होता है कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, नाइट के समय पे, नाइट टाइम में क्या होता है, जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाता है। इससे क्या होता है, जो उनको कार्बन डाइऑक्साइड है वो उनको एक्सेल आउट करनी होती है, तो क्या कहते हैं, एक्सेल आउट कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो हमारे जो प्लांट होते हैं वो रात को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और जो दिन में वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऐसा हम बोलते हैं, ठीक है। तो इसके पीछे का कारण जो है आपको समझ में आ गया। तो जो हमारे एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं वो जल्दी जल्दी ब्रीथ क्यों करते हैं, ठीक है। आपने फिशेस को देखा होगा एक्वेरियम में, वो क्या करती हैं कि जल्दी जल्दी जो है ब्रीथ करती है, ब्रीथ आउट करती है, ब्रीथ आउट नहीं करती, ब्रीथ इन करती है, मुंह चलाती है, ऐसे ऐसे मुंह चलाती है। जो गोल्ड फिशेस आपने देखी होंगी वो क्या करते हैं, जल्दी जल्दी मुंह अपने चलाते हैं। क्यों करते हैं ऐसा, तो ये इसलिए करते हैं क्योंकि जो वाटर है उसके कम, जो वाटर है वो एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में उसमें जो ऑक्सीजन है वो कम होता है, ठीक है। एक्वाटिक एनिमल्स क्या करते हैं, वो जो है डिजॉल्व ऑक्सीजन लेंगे, जो वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसका यूज करके वो क्या करते हैं, अपनी रेस्पिरेशन की प्रोसेस करते हैं, अपने ब्रीदिंग की प्रोसेस करते हैं। लेकिन जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से लेते हैं। जैसे कि हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, हम जो है अपना जो रेस्पिरेशन के लिए हम जो है एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेंगे, ठीक है। एटमॉस्फेयर में 21% ऑक्सीजन है, ठीक है, तो हमारे लिए बहुत आसान है, हम थोड़ी धीरे धीरे करेंगे। लेकिन हमारे कंपैरिजन में जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनको डिफिकल्टी होती है, इसलिए वो क्या करते हैं, ब्रीथ फास्ट करते हैं। तो आपने देखा होगा फिशेस जो होती हैं वो जल्दी जल्दी ब्रीथिंग करती हैं। तो डिफरेंस क्या है आपका ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में। ब्रीदिंग जो होता है वो क्या है, एक फिजिकल प्रोसेस है, ठीक है। आपका लंग्स फूला, उसमें ऑक्सीजन और उसमें एयर गई, फिर उसको क्या है वो फिर पचक गया, ठीक है। तो ये क्या हो, फिजिकल प्रोसेस है, फूलना पचकना हो रहा है, ठीक है। लेकिन रेस्पिरेशन जो है वो क्या है, केमिकल प्रोसेस है, ये सेल्स में होता है, ये सेल्स में होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस होती है। ग्लाइकोलाइसिस से क्या होता है कि जो ग्लूकोज है 6 कार्बन का, वो क्या होता है, पायरुवेट में, पायरुवेट जो है 3 कार्बन का, उसमें कन्वर्ट किया जाता है और फिर आगे की उसकी प्रोसेसेस होती है, ठीक है। तो ये जो है ये क्या केमिकल प्रोसेस है, ये ब्रीदिंग जो है वो है एक फिजिकल प्रोसेस है। अब हम देखेंगे कि रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन में एग्जैक्टली होता क्या है। तो रेस्पिरेशन में जो होता है दो चीजें होती हैं, पहला ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, और दूसरा जो होता है उससे जो पायरुवेट बनेगा। ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, ठीक है, 6 कार्बन का कंपाउंड है, ठीक है। ग्लूकोज जो है एक 6 कार्बन का कंपाउंड है, वो क्या हो जाता है, वो 3 कार्बन के कंपाउंड जिसको हम पायरुवेट बोलते हैं उसमें कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इस प्रोसेस को हम ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। तो ये होता है, फिर आगे हम देखेंगे कि उस पायरुवेट का क्या होता है। तो हमारा जो ग्लूकोज है जो कि 6 कार्बन का है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिए। जो 6 कार्बन का हमारा कंपाउंड ग्लूकोज है जिसको हमने डाइजेशन करके प्राप्त किया है,
वो क्या होता है कि वो ग्लाइकोलाइसिस होता है। ये ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है? ये हमारे साइटोप्लाज्म, जो हमारे सेल का साइटोप्लाज्म है, वहां पर ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस होता है। और ग्लाइकोलाइसिस से क्या होता है कि ये पायरुवेट जो कि 3 कार्बन है का एक कंपाउंड है, उसमें कन्वर्ट हो जाता है। फिर इसके आगे हम देखेंगे कि पायरुवेट की डेस्टिनी में क्या होना लिखा है। पायरुवेट जो हमारा 3 कार्बन का, पायरुवेट जो है हमारा 3 कार्बन का, पायरुवेट जो है हमारा 3 कार्बन का जो कंपाउंड है, पायरुवेट जो 3 कार्बन का कंपाउंड है, अगर वो एरोबिक रेस्पिरेशन करेगा, अगर वो एरोबिक रेस्पिरेशन करेगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन करेगा, उससे क्या बनेगा? CO2 बनेगा, H2O बनेगा और ATP बनेगा। कितने ATP बनेंगे? तो यहाँ पे हम लिखेंगे 38 से 36 एटीपी हमारे बनते हैं। लेकिन एनाएरोबिक रेस्पिरेशन करेगा, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो है वो एब्सेंट है, ऑक्सीजन एब्सेंट है। किसके केस में? ईस्ट के केस में हमारे है। ईस्ट को एक केस बना लिया जाए तो उसमें हमारे है, उसमें क्या होगा? इथेनॉल का फॉर्मेशन होता है, CO2 बनता है, और जो एटीपी है वो भी कम होगी, एनर्जी की फॉर्मेशन कम होगी। कितनी होगी? 2 होगी। ठीक है, कंपैरिजन में बहुत कम है उससे। तो क्या होता है? इथेनॉल का जो फॉर्मेशन होता है, ये हमारी इंडस्ट्रीज जो होती है, ब्रेकरी की इंडस्ट्री, इसमें होता है। आगे इसको हम देखेंगे। ठीक है, तो जो है हमारे मसल्स है, हम अधिक जो है कभी वर्कआउट कर लें, अधिक हम काम कर लें, अधिक साइकिलिंग कर लें, अधिक वॉकिंग कर लें, तो हमारे जो मसल्स है, पैर के मसल्स में क्रैम्प्स हो जाते हैं। ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे। क्रैम्पिंग हो जाती है, क्यों होती है? क्योंकि वहां पे जो है एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होने लगता है ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी के कारण। तो उससे क्या होगा? लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होगा, CO2 का फॉर्मेशन होगा और एटीपी का फॉर्मेशन होगा। तो ये पायरुवेट है, ग्लाइकोलाइसिस जो हुआ हमारे साइटोप्लाज्म में, ये जो है यहाँ पर इससे यहाँ पे जो होगा ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा। ठीक है, इसको देखेंगे। और जो है पायरुवेट जो है यहाँ पे हमारे कैसे पायरुवेट से एटीपी बनता है, ये हमको इसको देखा। अब आगे देखते हैं। अब जो है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में हम देखेंगे कि जब हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, जब एरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में जाएगा। ठीक है, वहां पे क्या होता है? जो पायरुवेट्स है वो एसिटाइल कोलिन जो है, एसिटाइल कोलिन किससे बनता है? एसिटाइल कोलिन जो है वो आपके फैटी एसिड्स, ठीक है, जब फैट का डाइजेशन हुआ उससे फैटी एसिड बना, जब फैटी एसिड जो है आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आते हैं तो एसिटाइल कोलिन का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, एसिटाइल कोलिन जो के पायरुवेट जो है एसिटाइल कोलिन के उससे हेल्प से क्या बनता है? सिट्रिक साइकिल चलती है और सिट्रिक साइकिल के बाद जो है इससे हमारा एटीपी का फॉर्मेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है और हमारा जो है आगे का प्रोसेस चलता है, इससे वाटर बनता है। ठीक है, एटीपी क्या है? एटीपी जो है इसको हम बोलते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, एनर्जी करेंसी है एटीपी। इसी से हम देखते हैं कि कितनी इफिशियंसी किसी रेस्पिरेशन की है। जैसे कि आपको एरोबिक रेस्पिरेशन है जहां पे ऑक्सीजन क्या है? एब्सेंट है, एब्सेंट है, तो वहां पे क्या है? 2 एटीपी की फॉर्मेशन हुई है। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन है जहां पे ऑक्सीजन क्या है? प्रेजेंट है, जहां ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, वहां पे क्या होती है? वहां पे 36 to 38 एटीपी की प्रोडक्शन हो रही है। तो हम अगर एनर्जी देखें कितनी प्रोड्यूस हो रही है तो हम बोलेंगे कि एरोबिक रेस्पिरेशन में हमारी अधिक एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है एनाएरोबिक रेस्पिरेशन से। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन की साइकिल हम देखें तो इसमें क्या होता है कि ग्लूकोज जो है ग्लाइकोलाइसिस होती है और पायरुवेट बनती है, और पायरुवेट जो है वो फर्मेंटेशन होती है और उससे लैक्टेट बनता है। ठीक है, क्रैम्पिंग क्यों होती है? क्रैम्पिंग इसलिए होती है क्योंकि हमारा एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, एनाएरोबिक, इसको देखते हैं, इससे हमारा जो मसल्स है उसमें क्या हो रही है? एनाएरोबिक रेस्पिरेशन से लैक्टिक एसिड बन रहा है, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, हमारे एनाएरोबिक रेस्पिरेशन से मसल्स में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है। इससे हमारे लेग्स में क्या होती है? क्रैम्पिंग होती है जब हम एक्सेसिव एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो क्यों होती है? क्योंकि ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होने से हमारे जो हमारे लेग्स के मसल्स है वो क्या करते हैं? वो कि हमारा एनाएरोबिक रेस्पिरेशन करने लगते हैं। केक्स की इंडस्ट्रीज में, बेकरी की इंडस्ट्री में, बेवरेजेस की इंडस्ट्रीज में भी एनाएरोबिक रेस्पिरेशन का यूज किया जाता है। क्यों? यहाँ पे इथेनॉल के थ्रू इथेनॉल का प्रोडक्शन होगा तो बेवरेजेस बनेंगे, केक्स को फ्लफी बनाने में भी इसका यूज किया जाएगा। ईस्ट इसमें डाला जाएगा तो केक जो है फ्लफी बनते हैं, डिलीशियस होते हैं। रेस्पिरेशन कितने प्रकार से हो सकता है? ठीक है, अब देख लीजिए, ये हमारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इस सेल मेम्ब्रेन के थ्रू क्या करेगा? डिफ्यूजन के साथ रेस्पिरेशन करता है।
ठीक है। ये ग्रास ऊपर जो है वो स्पाइरकल्स के साथ रेस्पिरेशन करता है। हमारी जो फिशेज हैं वो क्या करेंगी, गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन करेंगे, यहाँ से वाटर लेंगी, डिजोल्व फॉर्म में जो है, डिजोल्व फॉर्म में जो है ऑक्सीजन यहाँ से ये लेंगी और यहाँ से जो है इसको निकालेंगी और इनके अंदर जो है जो ऑक्सीजन है उसको वो एब्जॉर्ब कर लेंगी, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देंगी और जो है वो गिल्स के थ्रू निकल जाती है। ठीक है। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम हम ह्यूमंस में देखेंगे तो लंग्स जो होते हैं हमारे, जो लंग्स है हमारे यहाँ पे, ये हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं। ठीक है। अब जो है यहाँ पे नेसल कैविटी से यहाँ पर आती है एयर, यहाँ फेरेंक्स है, लारिंक्स है, तो ये जो क्या है यहाँ पे हमारे ट्रेकिया है, ट्रेकिया यहाँ पे कार्टिलेजस रिंग्स होंगी और ये जो है ट्रेकिया के थ्रू क्या है ब्रोंकियोल्स जो दो डिवाइड हो रहे हैं और उसमें ब्रोंकियोल्स के पास ब्रोंकाई जो है दो डिवाइड हो रहा है, दो ब्रोंकाई है, फर्दर क्या कहते हैं ब्रोंक्यूल्स में जो है छोटे छोटे हमारे ब्रांचेस में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है। उसके थ्रू क्या करते हैं वो एल्वियोली का स्ट्रक्चर बन जाता है, बैलून लाइक स्ट्रक्चर हमारे लंग्स में प्रेजेंट होता है। यूनिट ऑफ रेस्पिरेशन है, यूनिट ऑफ लंग्स है, जो फंक्शनिंग यूनिट ऑफ लंग्स क्या है, एल्वियोली है, उसमें वो डिवाइड हो जाता है, उसको हम आगे देखेंगे। तो ऐसे ये होता है। ठीक है। फिर ये डायफ्राम होता है, एक मस्कुलर हमारा जो है डायफ्राम होता है, उसके ऊपर हमारे लंग्स रखे होते हैं और जितने भी अदर ऑर्गन्स है, जो हमारा लीवर है, जो हमारा स्टमक है, सब डायफ्राम के नीचे होता है, जो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में देखा। ठीक है। अब इसको हम देखते हैं। तो इंस्पिरेशन में क्या होता है, इंस्पिरेशन में हम जब सांस अंदर लेते हैं तो हमारा लंग्स जो होता है वो उसका डायफ्राम स्ट्रक्चर यहाँ देखेंगे कि फ्लैट डायफ्राम हो जाता है। डायफ्राम क्या होता है, फ्लैट हो जाता है। एक्सपीरेशन करते हैं तो हमारा जो डायफ्राम है, डायफ्राम क्या होता है वो डोम शेप का हो जाता है, वो क्या कहता है ऊपर उठ जाता है। एक्सपीरेशन में जब हम एक्सेल आउट करते हैं तो हमारा डायफ्राम क्या होता है वो ऊपर उठ जाता है, डोम शेप का हो जाता है। और जब हम इनहेल करते हैं, हम इंस्पिरेशन करते हैं तो हमारा डायफ्राम फ्लैटन होता है। ठीक है। जब हमने ऑक्सीजन को इनहेल किया तो मसल जो थे डायफ्राम के वो क्या हुए, कॉन्ट्रैक्ट हो गए। ठीक है। और डायफ्राम जो था वो फ्लैट हो गया, डाउनवर्ड चला गया और फ्लैट हो गया। तो जो एयर है जो है वो लंग्स के अंदर आती है। ठीक है। कैसे आती है, नॉस्ट्रिल्स, नॉस्ट्रिल्स के पास आएंगी, नेजल पैसेज में, फिर फेरेंक्स में, फिर लारिंक्स में, फिर ट्रेकिया में, फिर ब्रोंकाई जो डिवाइड हो रहे हैं ब्रोंकाई उसमें आएगी, फिर उससे जो है ब्रांचेस निकलेंगी, ब्रोंक्यूल्स उसमें जाएगी और उसके बाद क्या है वो बैलून लाइक स्ट्रक्चर, बैलून लाइक स्ट्रक्चर हमारे एल्वेओली है, जो हमारे फंक्शनिंग यूनिट है लंग्स में, उसमें जाएगी। उसके थ्रू क्या होता है वो कैपिलरीज ब्लड, ब्लड से क्या कैसे जाएगी वो सेल के पास चली जाती है। ठीक है। अब जो सेल से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वही उसी रास्ते से आएगी, जो है वो ब्लड में आएगी, ब्लड में आने के बाद वो एल्वेओली में आएगी, एल्वेओली में आने के बाद वो ब्रोंकियोल में आएगी, ब्रोंकियोल में आने के बाद वो ब्रोंकाई में आएगी, ब्रोंकाई से वो ट्रेकिया में जाएगी, लारिंक्स, फेरेंक्स, नेजल पैसेज और नॉस्ट्रल से वो बाहर क्या कर दी जाएगी, एक्सहेल कर दी जाएगी। अब हम देखेंगे कि एक्सहेलेशन के प्रोसेस में क्या होता है। जो मसल होती है डायफ्राम की वो क्या होती है, रिलैक्स होती है। एक्सहेलेशन में क्या होता है, मसल डायफ्राम की रिलैक्स होती है और वो जो होती है डायफ्राम जो है वो ऊंचा आता है और डोम शेप का हो जाता है, डोम शेप का, ऐसा डोम शेप का हो जाता है। ठीक है। आपने देखा इंस्पिरेशन में क्या था, फ्लैट था डायफ्राम, इसमें क्या है डोम शेप का है। इस डिफरेंस को नोट कीजिए, पॉइंट को नोट कीजिए। फिर क्या होता है कि हमारे डोम शेप का होने के बाद जो एयर है हमारे लंग्स से वो बाहर जाती है। तो ये एक्सहेलेशन और इनहेलेशन में आपने डिफरेंस देखा, इसको नोट कीजिए, एग्जाम में आ सकता है। अब हम देखेंगे कि जो हमारी ट्रेकिया है, जब हम इसको ब्रीदिंग ब्रीद आउट करते हैं, ब्रीदिंग के समय में ये कोलैप्स करके चिपक क्यों नहीं जाती है, आपस में चिपक क्यों नहीं जाती है, ऐसे चिपक भी जाती है, क्यों नहीं चिपकती है। तो क्या होता है कि जो इनकम्प्लीट सर्कुलर कार्टिलेजेस होते हैं, ऐसे इनकम्प्लीट सी शेप्ड सर्कुलर कार्टिलेजेस होते हैं जो कि इसको पीछे से जो कंप्लीट नहीं है आगे से है, जो कि इसको कोलैप्स होने से रोकते हैं। इसलिए जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो हमारी ट्रेकिया कोलैप्स नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि इसमें जो है कार्टिलेजेस प्रेजेंट होते हैं, शी शेप्ड रिंग्स प्रेजेंट होते हैं। ये क्या है, ये है कार्टिलेजेस, कार्टिलेजेस है। ठीक है। आप डायग्राम में देख लीजिए कि ये कार्टिलेजेस, कार्टिलेजेस है। तो आज ये आपके कार्टिलेजेस का जो है आपका क्लासिफिकेशन है, जो आप हायर क्लासेस में पढ़ाया जाएगा। एल्वेओलाई जो है वो क्या है, बेलून लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है। ब्रोंक्यूल्स जो होते हैं वो आगे क्या करते हैं, डेवलप हो जाते हैं एल्वेओलाई, बैलून लाइक स्ट्रक्चर में।
जिससे ये जो है, और इससे क्या होती है, कैपिलरीज कनेक्टेड होती हैं, कैपिलरीज कनेक्टेड होती हैं। तो क्या होता है, जो ब्लड है उससे आने वाला CO2 एल्वेलाई के थ्रू अंदर जाता है और जो आगे वो बढ़ता है प्रोसेस में, वहां से आने वाला जो हमारा ऑक्सीजन है वो डिफ्यूज होता है और जो है ब्लड में मिलकर हमारे सेल्स तक जाता है। ये क्या करती है, हमारे सरफेस एरिया को बढ़ाती है। गैसियस एक्सचेंज के लिए हमारा सरफेस एरिया बढ़ाने में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वो हमारी एल्वेलाई होती है। ये क्या करती है, हमारे सरफेस एरिया को बढ़ाती है। तो स्पेशल पॉइंट्स जो आपकी बुक में लिखी हुई है उसको ध्यान दीजिए। एल्वेलाई जो है इसको अगर हम खोल दें, सारी एल्वेलाई खोल दें तो 80 मीटर स्क्वायर, 80 मीटर स्क्वायर मीटर का जो है एक लंबा एरिया हो सकता है, ठीक है। और एक और चीज है कि जैसे हमने उसको देखा, अमीबा को देखा, अमीबा जो था सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, जो क्या था, अमीबा, अमीबा क्या था, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। वो क्या कर रहा था, सरफेस से डिफ्यूज कर रहा था। लेकिन हम अगर डिफ्यूजन करने लगे, डिफ्यूजन का यूज करके रेस्पिरेशन करने लगे तो हमारे लंग्स से हमारे टो तक जाने में ऑक्सीजन को अप्रोक्सीमेटली 3 इयर्स का हमारा टाइम पीरियड लगेगा। तो इसलिए हम लोगों को यहाँ पर एक पूरे अच्छे स्ट्रक्चर, एक पूरे हमारे सिस्टम की आवश्यकता पड़ती है कि हम कैसे इसको इनहेल करें, फिर वो डिफ्यूजन हो, फिर ब्लड के साथ मिक्स हो, फिर उसके साथ जो है पिगमेंट्स के साथ ऑक्सीजन कंबाइन करे और फिर हमारे सेल्स जाए। उसको आगे हम देखेंगे। तो जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं हमारे पास, जो हमारे आरबीसीज होते हैं, रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं, जो हमारे आर्टरीज वीन्स में दौड़ रहे हैं, हमारे कैपिलरीज में दौड़ रहे हैं, उनमें एक पिगमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो होता है वो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। यहाँ पे क्या है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट है और इसकी जो है बहुत एफिनिटी होती है ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन इसके साथ कंबाइन करता है और कंबाइन करके क्या करता है, हमारे एल्वेओलाई से ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर ब्लड में आता है और ब्लड से ये जो है हमारे सेल्स जाता है, ठीक है। हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो जो है वो वाटर में सॉल्युबल होता है, इसीलिए वो जो वाटर में अधिक सॉल्युबल होता है हीमोग्लोबिन से, ठीक है। उसकी जो है अधिक सॉल्युबिलिटी जो है वाटर में है, इसीलिए हम वहां देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सॉल्युबल इन नेचर, जो सॉल्युबल स्टेट में जो है हमारे ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे हीमोग्लोबिन में जो एफिनिटी है उसका ऑर्डर क्या है। एफिनिटी का ऑर्डर ये है कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसकी एफिनिटी ऑक्सीजन से अधिक है और ऑक्सीजन से जो कार्बन ऑक्सीजन है उसकी एफिनिटी हमारी कार्बन डाइऑक्साइड से अधिक है, ठीक है। तो ये एफिनिटी का ऑर्डर है किसके, हमारे हीमोग्लोबिन के। आई होप आपको ये पूरा टॉपिक अच्छा लगा होगा, ठीक है। रिवाइज करिए, नहीं समझ में आया तो दोबारा देखिए, बस जस्ट थैंक यू।